हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित की इस नई क्लास में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिनों से क्लास नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और कोविड का सेकेंड डोज भी लिया था मैंने, तो उस वजह से शायद कुछ दिक्कत थी। अभी फ़िलहाल रेगुलर क्लास होगी शाम को 7 बजे। ठीक है, आज वाली क्लास थोड़ी बहुत लेट मिल रही होगी आपको, लेकिन वैसे 7 बजे क्लास होगी। तैयार रहा करिए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मैंने आपको पढ़ाया था कितना होता है, हाफ, फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और उसके बाद हो जाता y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया हुआ है पहले से, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं वो फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यहाँ तक पहुँचा है। देखिए, अगर इसको प्रूफ करना है तो यानी कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इन तीनों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। इनको एक उस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है, सपोज करिए कुछ इस तरह से, किसी भी प्रकार से वो हो सकता है। मैंने एक सिंपल ट्रायंगल बना लिया, मान लिया इसका नाम क्या है, पी क्यू और आर है। देखिए, P के निर्देशांक आपको दिए गए होंगे x1, y1, Q के निर्देशांक x2, y2 और R के निर्देशांक x3, y3। अगर इन शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, कार्टेशियन प्लेन से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, P से भी x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालना पड़ेगा, और R से भी एक क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। ऐसा करने से एक फायदा ये हुआ, अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए कि इसने जब Q से आपने लंब डाला तो इसने M पे कट किया, इसने L पे कट किया, इसने N पे कट किया, सपोज करिए, मान लीजिए। तो ऐसा करने से एक बेनिफिट ये हुआ है कि आप देख पा रहे होंगे कि, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे PQML ये एक चतुर्भुज जैसा दिख रहा होगा, ये एक चतुर्भुज दिख रहा होगा PQML, जो कि एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है क्योंकि दो भुजाएं इसके समांतर हैं और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है मैं अभी बता दूंगा, वैसे वैसे आपको पता होता तो और मजा आता, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो एक समलंब चतुर्भुज हमको यहाँ पे मिल गया। एक आप देखिएगा, इसको देखिएगा, यहाँ से ये एक तो चतुर्भुज हमको ये मिल गया, ये यानी कि एक मिल गया पी एल एन आर, वो भी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और एक चतुर्भुज और मिला है समलंब वाला, देखिएगा ये इस तरह से पूरा बड़ा वाला एक मिला मुझे, क्यू एम एन आर, ये मिला मुझे समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज से पी क्यू आर का एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जो पी क्यू आर का एरिया है, एरिया पी क्यू आर ये बराबर है, ध्यान देना, अगर इस पूरे एरिया को और इस पूरे एरिया को जोड़ दें और उसमें से ये नीचे वाला घटा दें, तो क्या हमें पी क्यू आर का एरिया मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। मतलब इस पूरे एरिया को और इस पूरे एरिया को हमने जोड़ दिया और इस एरिया को हमने क्या किया, घटा दिया। तो हमने क्या किया, एरिया पी क्यू एम एल और उसमें क्या किया हमने, एरिया पी एल एन आर, इन दोनों को पी एल एन आर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और इसमें से ये जो नीचे वाला एरिया है इसको घटा दिया तो ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा। यानी कि हमने लिखा एरिया क्यू एम एन आर। अगर हम ये काम कर पाते हैं तो हम पी क्यू आर का एरिया इजिली निकाल पाएंगे। वो आपको दिख भी रहा है कि पी क्यू आर का एरिया आसानी से निकल जाएगा। ये तो सिंपल ज्योमेट्री था। अब बात ये आती है कि पी क्यू आर वगैरह जो भी हमने, पी क्यू आर का एरिया तो चाहिए, लेकिन पी क्यू एम एल, पी एल एन आर, ये सब जो भी हमने चतुर्भुज लिखे हैं ये सब समलंब चतुर्भुज हैं। और समलंब चतुर्भुज का, देखिए समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको याद नहीं है ज्योमेट्री से, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और
वापस से इसमें आ जाता है गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। इस फॉर्मूले से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। ये तो आपको मैंने रिवीजन करा दिया अगर आपको याद नहीं था तो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा स्पेस बचा है इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक समलंब चतुर्भुज है, इसका एरिया निकालना है तो 1/2 गुणे इसको और इसको क्या करना है, जोड़ देना है, यहाँ लिख देना है गुणे, और इन दोनों समांतर जो भुजाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है उनको यहाँ पे लिख देना है। अगर इतना काम आपने कर दिया तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए मैंने लिखा हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों की लंबाई, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, और गुणे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी, वो लिख देना है, निकल जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ से इसको प्रूफ किया जा सकता है। देखिएगा तो देखिए एरिया बराबर, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टफ है। एरिया PQML, इसका एरिया चाहिए मुझे, इसका एरिया। तो कैसे, चूंकि ये समलंब है तो कैसे लिखूंगा, हाफ, फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, और मैं Q से M प्लस मैं क्या कर दूंगा, P से L कर दूंगा। मतलब Q से M इस लंबाई को और इस लंबाई को जोड़ लूंगा, और फिर मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इन दोनों के बीच की दूरी से। इन दोनों के बीच की दूरी से मान लो वो LM है, मान लो वो कितनी दूरी है, मान क्या लो दिख रहा है LM ही है तो LM लिख दिया, और प्लस ये एरिया PLNR का एरिया कैसे लिखूंगा, हाफ, फिर से दोनों समांतर, एक तो ये समांतर, ये और ये दोनों कैसे हैं, समांतर हैं, इनका योग कर दूंगा, यानी कि PL प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा RN, और इसमें गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, LN है तो वो लिखना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा किसको, इस वाले के एरिया को। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ, इसमें ये और ये समांतर रेखाएं हैं तो QM प्लस RN, ये दूरी जोड़नी पड़ेगी, और इसमें गुणा करना पड़ेगा इन दोनों के बीच की दूरी, यानी MN से, यानी किससे, MN से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, मैथ इतनी ईजी तो नहीं है। अब हाफ QM प्लस PL, अच्छा अब एक काम करो, QM को पहले देखो, QM को, Q से M यही दूरी है ना, Q से M, तो ये तो अगर ध्यान दो तो ये यहाँ से Y का जितना दूरी होगा यही होगा, M से लेके Q, यानी कि अगर इसका निर्देशांक x2, y2 है तो इसने Y को y2 दूरी पे कट किया होगा, इतनी दूरी कितनी होगी, ये y2 होगी, और ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी ये x2 होगी। सिंपल है, दिख रहा है। तो QM को तो सीधे मैं लिख दूंगा y2 और प्लस, अब बचा PL को अगर देखो, PL को तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पॉइंट P से अगर देखें तो इसको यहाँ पे पहुँचाएं तो ये पूरा जो दूरी होगा ये किसके बराबर होगा, y1 के यहाँ तक, और इसने x को यानी कि यहाँ पे जो कट किया होगा वो कितना होगा, x1 होगा। तो PL अगर मैं लिखूं तो सिंपली मैं y1 लिख सकता हूँ, इसमें गुणा करना पड़ेगा LM से, ध्यान से देखना, L से इतना x1 है, और ये छोटी वाली दूरी x2 है, तो जो बच गया वो कितना बचा, जो बच गया वो बच गया x1 माइनस x2, x1 माइनस कितना बच गया, x2, प्लस हाफ, फिर ब्रैकेट लगाया, P से L दूरी लिखो, P से L, तो P से L फिर से y दूरी है, यानी कि y1 दूरी है, प्लस RN, R से N, RN कहाँ है भाई, R से N, ये तो y3 के बराबर है, दिख रहा है, तो y3 और मल्टीप्लाई करेगा LN से, LN कैसे निकलेगा, ये दूरी है ना, ये दूरी। तो एक बात सोचो, ये R के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो x पे ये x3 चला है ना, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना होगा, x3 होगा, ये पूरा x3 है, इतना x1 है, जो बच गया वो क्या बचा, x3 माइनस x1 बच गया, प्लस हाफ, इसके बाद Q से M लिखो, Q से M ये तो y2 है, दिख रहा है, प्लस R से N लिखो, R से N तो y3 है, दिख रहा है, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MN से, M से N, यानी ये पूरी दूरी x3 है, x3, और ये इतना क्या है, x2, हमें MN चाहिए, तो इस पूरे में से इस छोटे वाले को निकाल दें, यानी कि x3 माइनस क्या लिखूंगा मैं, x2 लिखूंगा, x3 माइनस क्या लिखूंगा, x2 लिखूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसके बाद यहाँ से इक्वल टू में अब हमें थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा, हाफ, इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अच्छा एक काम करो, 1/2, 1/2, 1/2, ये तो बाहर निकाल लेना, इनका मल्टीप्लाई करके आपस में लिखो, तो x1 y2 हो जाएगा, प्लस x1 y1 हो जाएगा, माइनस x2 से गुणा करोगे तो माइनस x2 y2 हो जाएगा, और माइनस x2
2y1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का आपस में, क्योंकि 1/2 को बाहर कर लिया हो तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख दो, तो x3y1 हो जाएगा प्लस x3y3 हो जाएगा माइनस x1y1 हो जाएगा माइनस x1y3 हो जाएगा, और फिर से प्लस में x3y2 इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ प्लस x3y3 माइनस x2y2 और माइनस x2y3 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझूंगी। एक छोटी सी मिस्टेक थी, सुधार लेना, छोटी सी मिस्टेक थी। यहाँ पे माइनस साइन है तो ये एरिया पूरा मैंने ये लिखा, प्लस साइन लगाया, इसका एरिया ये लिखा, यहाँ पे प्लस साइन लगाया है, ये गलत है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, ठीक है। और 6 टर्म, 1 2, ये 2 टर्म, 4 टर्म, 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स के पहले ये तो मैंने इन दोनों का गुणा करके, लेकिन ये जो माइनस है, माइनस यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, पूरी चीज़ें ब्रैकेट में हो जाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, हाफ, आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, सब चीज कॉपी हो जाएगा। इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग हैं इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो हाफ ब्रैकेट में x1y2 प्लस x1y1 माइनस x2y2 माइनस x2y1 प्लस x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y1 माइनस x1y3, और ये माइनस की वजह से अंदर के सबके साइन बदल दो, तो माइनस x3y2 माइनस x3y3 प्लस x2y2 और प्लस x2y3 हो जाएगा, और ब्रैकेट अपना बंद हो जाएगा। अब इसको सिंपल है, सिंपल बीजगणित चल रहा है अभी फिलहाल, और कुछ नहीं चल रहा है। देखो कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल होती नजर आएंगी, x1y1 का और x1y1 का प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फिर x2y2 का ये माइनस और x2y2 का ये प्लस कैंसिल हो गया, ऐसे ही x3y3 का ये प्लस और ये x3y3 का माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिख दो अच्छे से, x1y2 और एक काम करो, x1 वाले को इसके पास लिख दो, तो माइनस x1y3, ठीक है। ये सब तो कट गए। अब x2 माइनस x2y1 था, और x2 वाले को इसके पास रख दो, प्लस में क्या है, x2y3 था, और फिर क्या बचा, प्लस x3y1 बचा, और एक टर्म बचा होगा ये वाला माइनस x3y2, बस ये बच गया। ये मैंने एक साथ इसलिए लिखा ताकि कॉमन वगैरह ले सकूं। और ये देखिए हाफ, यहाँ से इन दोनों में से x1 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, y2 माइनस y3 बचेगा, ठीक है। x1 प्लस x2 कॉमन ले लो, x2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस y1 और प्लस y3, प्लस यहाँ से x3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y1 माइनस y2, ओके। अब इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो सिंपली आप यहाँ पे देख लो, अच्छे से अगर लिखोगे तो लिख सकते हो हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, और इसको y3 माइनस y1 लिख दो अच्छे से, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस क्या हो गया, y2 हो गया। और अगर आप इसको और जो ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया था अभी उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही सेम फॉर्मूला मैंने कहा था कि ऐसा होता है, और आज मैंने इसी फॉर्मूले को प्रूव कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। वैसे आप डरिएगा नहीं, एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता होगा तो उस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, सवाल लगाने आपको आना चाहिए। अगर ये प्रूफ नहीं भी आता है, पर ये प्रूफ मैंने इसलिए कराया ताकि आपका दिमाग थोड़ा ग्रो हो सके, आप चीज़ों को सोच सकें। यहाँ से बीजगणित की थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा सा यहाँ से ज्योमेट्री की प्रैक्टिस हो गई, थोड़ी बहुत और व्याख्या हो गई, चीज़ें मतलब एक्सप्लेन हो गई, और आपको प्रॉपरली वहाँ से समझ में भी शायद आया होगा। अच्छे बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा। तो एक प्रैक्टिस हो गया कई चीज़ का, आपका निर्देशांक ज्यामिति भी हो गया, ज्यामिति भी हो गया, और कहीं ना कहीं बीजगणित पे भी प्रैक्टिस हो गई। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अब 2-4 अच्छे सवाल तो मैं इससे पिछली क्लास में करा चुका हूँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित फॉर्मूले पे ही एक आध सवाल आज करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं और बेहतरीन सा, जो कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो उसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है उसी पे बेस है, उसी से हम संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट है, ज्यामिति के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। और हाँ, एक पॉइंट मैं नोट करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मेरी क्लास में आप रेगुलर हैं, वाकई में निर्देशांक ज्यामिति मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपकी कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालो, आप हमेशा उसके क्षेत्रफल को कैसा लेना, पॉजिटिव। हमेशा क्षेत्रफल को कैसा लेना, पॉजिटिव, क्योंकि याद रखो कभी भी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है।
मतलब अगर क्षेत्रफल कहीं किसी का मान लो दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 15 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसको प्लस 15 सॉरी ऐसे नहीं 15 मान लो लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर लिखा हुआ है 15 मीटर स्क्वायर, ऐसा क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो आप इसको 15 स्क्वायर मीटर या 15 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको प्लस 15 ही एरिया मानना। कितना मानना? प्लस 15। स्क्वायर मीटर के चक्कर में आप इसको माइनस 15 मत मान लेना, क्योंकि एरिया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हमेशा एरिया निकालते समय ध्यान देना, कभी ये मत कहना कि गुरुजी माइनस वाले से तो आपने सवाल लगाया ही नहीं, माइनस वाले से तो आपने समझाया ही नहीं, है ना। कोई ब्रिलियंट बच्चा होगा, कोई तेज बच्चा होगा, अगर वो थोड़ा ठीक से पढ़ रहा होगा तो कंफ्यूज हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एरिया कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए मैं जब भी एरिया से संबंधित सवाल लगाऊंगा मैं निगेटिव वाले को तो भूल ही जाऊंगा, केवल मैं किससे हल करूंगा? पॉजिटिव वाले से, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए ये तो बात हो गई आपके नॉलेज की। चलिए तो सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल क्या हमारा? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे 1 2 3 4 निर्देशांक दिए हैं। यानी कि हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है। सिंपल चतुर्भुज को कार्टेशियन प्लेन पे इनके चिन्ह के हिसाब से भी बना सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप एक रफ चतुर्भुज बनाओ, मतलब रफ एस्टीमेट लो। सपोज करो एक मैंने चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। इसका नाम मैंने दे दिया A B C और D, और इसके निर्देशांक मैंने रख दिए 1,1 यहाँ से, और ये कितना है 7,-3 है ध्यान से, और C का मान 12,2 है, और D का मान कितना है 7,21 है। मैंने सबके नाम दे दिए। अब सबके नाम दे दिए, हमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन उसका तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है मैंने, त्रिभुज का पढ़ा है। तो A से C को अगर मैं मिला देता हूँ तो मुझे 2 त्रिभुज मिलेंगे, एक तो ये वाला और एक तो मुझे ये वाला मिलेगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दूँ तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ से निकालना शुरू करो। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ACD इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, कीड़े थोड़े से गिर रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत तो मुझे ज़्यादा हो रही है, पर फिर भी इसको मैं खत्म करूंगा, उसके बाद ही क्लास खत्म करेंगे। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD में अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला तो हम सबको पता है, हाफ x1 y2 - y3, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूले से मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मैं हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से फॉर्मूला लिख के हल करना, मैं सीधे करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होगा। उम्मीद है आप कर लोगे। वैसे इसका और इसका क्षेत्रफल ही निकालना है, जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल है ये। इसको देखो मैं करता हूँ, अच्छा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करो, ये ए है ना, इसका x1 बराबर कितना है 1 और y1 बराबर भी कितना है 1। इसको x2 y2 मान लो, तो x2 बराबर है 12 और y2 बराबर है 2, और इसको x3 y3 मान लो, तो x3 बराबर है 7 और y3 बराबर कितना है 21। लिख लिया तो क्षेत्रफल लिखने में आसानी होगी, तो हाफ, ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा 1/2, और फिर मैं क्या लिखूंगा 1/2 के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। x1 मान देख के रखना भाई, x1 1, और ब्रैकेट में क्या आएगा y2 - y3, y2 2 है, माइनस y3 कितना है 21 है, रख दिया मैंने, प्लस x2 कितना है x2 12, x2 है 12, फिर ब्रैकेट लगाया, और x2 के बाद आएगा 3 - 1, y3 - y1 यानी कि y3 21 है, माइनस y1 1 है, और फिर प्लस लगाऊंगा मैं x3 लिखूंगा इस बार, x3 कितना है 7 है, x3 कितना है 7 है, और 1 - 2 y1 - y2 यानी कि 1 - y2 2, ऐसे लिखूंगा। ये निकल गया एरिया, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है मैंने, इसमें कोई त्रुटि कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसको हल कर लेना, ये तो इजी सा है, इसको हल कर लेना। इसका एरिया जब हल करोगे ना तो जोड़ घटा के कुल मिला के आपका एरिया जो है इसका एकदम पॉजिटिव में 107 आ जाएगा, 107 आ जाएगा पक्का। और फिर इस नीचे वाले का एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा? त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ठीक सेम टू सेम इसी फॉर्मूले से, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानना, इसका एरिया निकालना। एरिया निकालेंगे, आप खुद से बैठ के हल कर लीजिएगा, तो 25 आएगा। और अगर हमें पूरे चतुर्भुज का एरिया चाहिए था तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे 107 और 25 को जोड़ दोगे, तुम कहोगे सर इसका जो है 25 7 5 32 132 वर्ग इकाई जो है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करता हूँ आप निकाल पाएंगे, निकालना सीख पा रहे होंगे। इजी है, मतलब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। ये तो बाकी कैलकुलेशन आप घर पे बैठ के करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस में, तो आराम से कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको समझा दिया है, और वो फॉर्मूला कैसे बना आया उसको भी मैंने प्रूव करा दिया है, ठीक है। और बाकी की 1 2 छोटी बातें और हैं जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये गारंटी है कि कल एक और क्लास होगी और ये पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 का खत्म हो जाएगा।
बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।